टुडे वी विल स्टार्ट कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, यहाँ हम कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक एजेंट्स। तो एड्रीनर्जिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो एड्रेनालिन रिलीज़ करते हैं उन रिसेप्टर्स को हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। सिम्पैथेटिक सिस्टम उनको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक इज रिलेटेड टू एसिटाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिन इज रिलेटेड टू मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है हमारा? एसिटाइल कोलिन, राइट। तो एसिटाइल कोलिन जो है हमारी बॉडी के अंदर ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये स्टोर हो जाता है और एक फिर ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से रिलीज होता है एंड इट एक्ट ऑन द निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस। इसके बीच में एक एंजाइम होता है दैट इन कोलिनस्टेरेज, वो क्या करता है एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड एंड कोलिन में डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। तो अब हमें ड्रग जो बनानी है, अगर हमें एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ानी है तो हम ऐसी ड्रग भी बना सकते हैं जो इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर दे, सो दैट मोर एसिटाइल कोलिन विल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो यही हमें देखना होता है कि हमें कौन से एंजाइम को इनहिबिट करना है जिससे एक्टिविटी इंक्रीज़ हो, या फिर हमें उसे रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड करना पड़ेगा कि उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो। मतलब कि अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो आराम से समझ जाएगा या फिर हमें दूसरा कोई और रूट से उसको समझाना पड़ेगा। सेम ईयर कि हमें एंजाइम से बात करनी पड़ेगी, या एंजाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा, या उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, या हमें रिसेप्टर के साथ बाइंड करना पड़ेगा, या रिसेप्टर के साथ एक्ट करना पड़ेगा। तो उसी बेसिस पे जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। अब एसिटाइल कोलिन का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अंदर एक एसिटाइल, दिस इज एसिटाइल पोर्शन एंड दिस इज कोलिन पोर्शन। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। बायोसिंथेसिस का मतलब कि बायो मीन्स बॉडी के अंदर, एंड सिंथेसिस मतलब कि बनना, कि हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन बनता कैसे है। हमारी बॉडी के अंदर कोएंजाइम ए होता है। कोएंजाइम ए कहाँ से आता है हमारी बॉडी के अंदर? जो ग्लूकोज होता है, जब उसके अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे पायरुवेट बनता है। तो वो पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्टिवेट करता है। तो वहीं से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है आता है और यहाँ पे भी ये एक्ट करता है। तो जो एटीपी हमारी बॉडी, एटीपी क्या है? दिस इज द एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो एसीटेट बाइंड करता है, दिस एंजाइम कोएंजाइम ए के साथ बाइंड करता है, तो ये बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज ये एंजाइम है, ये क्या करता है? ट्रांसफेरेज क्यों नाम है इसका? क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है कोलिन को। कोलिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उस कोलिन को ये ट्रांसफ़र करता है और बना देता है एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेज, क्योंकि इसने इसको सिंथेसाइज किया एसिटाइल कोएंजाइम को, दैट्स वाई इट्स नेम इज सिंथेटेज। यहाँ पे ये कोलिन को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। कोलिन को ट्रांसफ़र कर रहा है किसको? एसिटाइल के पास, इसीलिए इसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। को रट्टे नहीं मारने। नेक्स्ट इज कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जैसे कि हमने एड्रीनर्जिक प्रीवियस अपने हमारे स्लाइड्स में भी देखा है कि उसके अंदर भी टायरोसिन से हमारा डोपामिन बनता नॉन एपिनेफ्रिन बन गया था। नॉन एपिनेफ्रिन ने हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड किया था। ऐसे ही इसके अंदर होता है, जो टायरोसिन की जगह कोलिन आया, ठीक है। यहाँ पे कोलिन ट्रांसपोर्टर होते हैं, कोलिन ने एंट्री करी और हम एसिटाइल कोएंजाइम ए आया साथ में, और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में दैट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन कहाँ पे स्टोर हो जाता है? हमारे जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के रूप में वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ऐसे ही जो कैल्शियम है, एसिटाइल कोलिन है, वो वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जब कैल्शियम उसको इंस्ट्रक्शन देता है, जब कैल्शियम चैनल से कैल्शियम आता है
तो ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। उस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन वेसिकल से बाहर निकलता है और रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाता है। और ये रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्कारेनिक रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है एसिटाइलकोलिन का, ये कहाँ हो रहा है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व के अंदर। और जो ये हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है वो किसके अंदर चल रहा है, नर्व के अंदर चल रहा है, राइट। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स को जैसे हमने उसके अंदर डिवाइड किया था, ऐसे हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग आपको एग्जाम्पल मैंने बताया था, डायरेक्ट एक्टिंग की 3 सर्कल है हमारे, एक स्टूडेंट है, एक डायरेक्टर है और एक प्रिंसिपल है। स्टूडेंट डायरेक्टर के पास गए डायरेक्ट, और उनकी बात उनका काम हो गया, दैट इज़ डायरेक्ट एक्टिंग। स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास आए एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर के पास गए, उनसे काम हुआ, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्टिंग। किसका काम हुआ, काम हुआ स्टूडेंट्स का ही, लेकिन वो प्रिंसिपल के थ्रू हुआ, यानी कि वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग इज कोलिन एस्टर्स और नेचुरल अल्कोलाइड्स। कोलिन एस्टर में एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, बेटाकोल, बिथैनिकोल। नेचुरल अल्कोलाइड में मस्कारिन, पिलोकार्पिन, एरिकोलिन, इसमें डिवाइड कर देते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग में इरिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड हो सकते हैं, कार्बामेट्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर फिर हम इसको 2 में डिवाइड कर, एग्जाम्पल है डिसोप्रोपेनॉल, पैराथायोन। कार्बामेट्स में कार्बोराइल और प्रोक्सोप्योर। रिवर्सिबल में रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है तो वो दोबारा से टूट जाता है। इरिवर्सिबल यानी कि वो टूटता नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन उसके अंदर वैसे ही रहता है। रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम एंड एम्फीनियम। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। इसके अलावा आप और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी। उसके लिए आप त्रिपाठी, लिपिनकॉट, ये वाली बुक्स जो है ये देख सकते हैं। उसके अंदर इसी के साथ ही हम फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोलिनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं SAR ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का SAR, सेम SAR क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसके अंदर हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एसिटॉक्सी ग्रुप, इथाइलिन ब्रिस, एसिटॉक्सी ग्रुप, इथाइलिन ब्रिस एंड द ट्राइमिथाइल अमोनियम आयन, दिस एंड दिस। जैसे हमने उसमें डिवाइड किया था कैटिकोल रिंग वाले के अंदर, कैटिकोल रिंग कहा था हमने उसको, एरोमेटिक का पार्ट कहा था, उसके बाद इथाइलिन लिंकेज था और लास्ट में हमारा अमीनो पार्ट था। इसी तरीके से सेम यहीं पे यहाँ पे ट्राई मिथाइल अमोनियम आयन को हम ओनियम ग्रुप भी कहते हैं। तो हम लेट्स स्टार्ट विद द ओनियम ग्रुप, यहीं से पीछे से स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी अमाइन ग्रुप मस्ट बी क्वाटनरी। तो सबसे पहली बात ये हो गई जी, हमारे एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए, यानी कि कम से कम एक्टिविटी के लिए ये इसका जो क्वाटरनरी होना ज़रूरी है। जैसे एसिटाइलकोलिन में आप देख रहे हैं क्वाटरनरी है, बेटाकोलिन में भी, कार्बोकॉल में भी मस्करनी। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। फिर वही बात कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेप्टर विच टू विच दिस ड्रग हैज़ टू बी बाइंड। उनकी रिक्वायरमेंट ये है रिसेप्टर की कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो वो उन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर पाएगा और अपनी थेरापेटिक एक्टिविटी शो कर पाएगा, क्योंकि आपस में ड्रग और रिसेप्टर के साथ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जब तक उनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो थेरापेटिक इफेक्ट तो शो होगा ही नहीं। तो इसीलिए उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, रिसेप्टर की डिमांड के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट डिमांड है दैट इज़ कि जो ड्रग है उसका जो ओनियम पार्ट है या उसका जो माइनो पार्ट है दैट शुड बी क्वाटरनरी, राइट। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि
primary, secondary and tertiary amines are less active than quaternary and their cholinergic activity is in following order। यानी कि अब जो अमाइंस होते हैं क्वाटरनरी के अलावा क्या हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। अब इन तीनों की एक्टिविटी अगर ये तीनों होते हैं तो एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो क्वाटरनरी है वो सबसे एक्टिव है, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, CH3 है, CH3 है, CH3। तो यानी कि इस तरीके से इनकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो सबसे एक्टिव कौन सा होता है, क्वाटरनरी अमाइन। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द 3 मिथाइल ग्रुप विद हायर एल्काइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 और 3 मिथाइल ग्रुप, यानी कि अगर ये 3 मिथाइल ग्रुप हैं, अगर इनका सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि इनके ये मिथाइल ग्रुप को हटा के कुछ और लगा दिया जाए, तो एक्टिविटी के ऊपर क्या असर होगा, तो एक्टिविटी के ऊपर क्या असर होगा, ये देखिए यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है, यहाँ पे तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे आपने ये मिथाइल लगा दिया, इसकी एक्टिविटी इससे कम हो गई। अब आपने दूसरा मिथाइल भी हटा दिया तो इसकी एक्टिविटी सॉरी यहाँ पे आपने CH2 CH3 थे, यहाँ पे आपने CH2 CH2 CH3 लगा दिया, तो इसकी एक्टिविटी और भी कम हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे बेस्ट एक्टिविटी जब होगी जब इसके अंदर इस तरीके का मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच होंगे। Then is substitution of all the 3 methyl group with higher alkyl groups like ethyl or propyl make the molecule antagonist at the cholinergic receptors। अब एक और अच्छी बात कि भाई अगर हम ये तीनों मिथाइल ग्रुप हटा के यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एंटागोनिस्ट बन जाता है, एसिटाइल कोलिन का ही एंटागोनिस्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए था भाई, ये तीनों मिथाइल होने चाहिए। अगर इसका हमें एंटागोनिस्ट बनाना है तो इस तीनों मिथाइल को हटा के हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे इथाइल लगा दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि रिसेप्टर के साथ जब ये चीज़ें बाइंड करती हैं तो उसकी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन बाय फॉस्फोरस। अब वो जो नाइट्रोजन था, जो ये वाला नाइट्रोजन है, अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी कुछ भी लगा देते हैं तो उसकी जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइलिन चेन की। इथाइलिन चेन जो है एक्टिविटी को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकती है। अब वो कैसे करेगी, चेन लेंथ डिक्रीज और इंक्रीज फ्रॉम इथाइलिन टू मिथाइलिन और प्रोपाइलिन रिस्पेक्टिवली डिक्रीज द कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अगर हमने इसको, ये इथाइलिन लिंकेज है, इथाइलिन से अगर हम इसको मिथाइलिन कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम इसको मिथाइलिन से अगर हम इसको प्रोपाइलिन कर दिया, प्रोपाइल में कितने कार्बन होते हैं, मैथ एथ प्रोप 3, तो 1 2 3। अगर हमने इसको प्रोपाइलिन भी कर दिया तो भी इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन इथाइलिन चेन है, यहाँ पे 1 कार्बन मिथाइलिन चेन है, यहाँ पे मैथ एथ प्रोपाइलिन चेन हो गया, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इथाइलिन चेन होना ज़रूरी है फॉर द कोलिनर्जिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हम मिथाइलिन चेन की ही बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइलिन एट पैरा पोजीशन। अगर हमारी इथाइलिन मिथाइल ग्रुप हम ऐड कर देते हैं हमारी अल्फ़ा पोजीशन, सॉरी अब अल्फ़ा पोजीशन कौन सी है हमारी, दिस इज़ अल्फ़ा पोजीशन एंड दिस इज़ बीटा पोजीशन। अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड लगा देते हैं तो हमारी निकोटिनिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, मस्कारिनिक एक्टिविटी कम हो जाती है। अब ये सेम फंडा वही, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स की शक्ल ऐसी है कि ये वाला CH3 ग्रुप उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है एज कंपेयर टू द मस्कारिनिक रिसेप्टर। मस्कारिनिक रिसेप्टर की शेप अलग है, निकोटिनिक की शेप अलग है। तो जब उसकी रिसर्च किया गया तो ये देखा गया
कि यहाँ पे CH3 ग्रुप जब हमने लगाया तो निकोटिनिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो किया, उनकी आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जब बॉन्डिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो इनकी जब बॉन्डिंग अच्छी हुई तो इनका थेरापेटिक इफेक्ट भी बहुत अच्छा आया। तो हमने कहा जी हम निकोटिनिक की अगर हमें एक्टिविटी, थेरापेटिक एक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाना होगा। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा पे लगा दिया, अगर हम यही CH3 ग्रुप बीटा पे लगा दें तो क्या होगा, उसके अंदर मस्कारेनिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, निकोटिनिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों से क्या पता चल रहा है, देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस in the shape of the receptors which are present in our body. On the basis of their shape, we are designing our drugs so that they can bind with the receptor and show the good therapeutic effect. तो यानी कि अगर हमें ड्रग को निकोटिनिक रिसेप्टर पे लेके जाना है तो हमें उसकी शेप इस तरीके की रखनी होगी। अगर हमें उसे मस्करेनिक रिसेप्टर पे लेके जाना है तो हमें उसकी शेप ऐसी रखनी होगी, यानी कि अल्फ़ा पे CH3 ना लगा के हमें बीटा पे CH3 ग्रुप लगाना होगा। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप अदर देन मिथाइल। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे मिथाइल लगा सकते हैं, हम यहाँ पे इथाइल भी लगा सकते हैं, प्रोपाइल भी लगा सकते हैं, ब्यूटाइल भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे CH3 की जगह हमने मिथाइल के अलावा कुछ और लगाया तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। वही बात सेम, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कैन फिट इनटू दैट साइट ऑफ रिसेप्टर ऑफ निकोटिनिक और मस्करेनिक। अगर उससे बड़ी हम चीज़ लेके जाएंगे तो उसके अंदर सेट नहीं होगी। जैसे ताले के अंदर हमने चाबी को फिट करना है तो वही चाबी फिट होगी जो उसके साइज़ की होगी। अगर हम उससे बड़ी चाबी ले जाएंगे तो क्या वो फिट हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो ताला नहीं खुलेगा। ऐसे ही अगर ये हमने बड़ा ग्रुप लगा दिया तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा क्योंकि उसके बाद जगह ही नहीं है। तो जब उसके बाद जगह ही नहीं है, जब बाइंड नहीं होगा, थेरापेटिक इफेक्ट कहाँ से शो करेगा। दिस इज़ द बेसिक बिहाइंड दिस। नेक्स्ट हमारा लास्ट रह गया है एसिटाइलऑक्सी ग्रुप। एसिटाइलऑक्सी ग्रुप जो है हमारा ये वाला ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर क्या किया जाए, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलऑक्सी ग्रुप कार्बामिक एसिड एस्टर इंक्रीज द कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अगर हम इसके अंदर ये एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन के अंदर इस CH3 को हटा के अगर हमने यहाँ पे NH2 लगा देते हैं हम, तो इसकी कोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और ये हमारा बन गया कार्बाकॉल। दूसरे में हमने क्या किया, बिथैनिकॉल, इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं ये कि अगर हमने इस CH3 ग्रुप को हटा के यहाँ पे हम हायर मॉलिक्यूलर एस्टर लगा देते हैं या फिर एरोमेटिक एस्टर हमने लगा दिया, यानी कि हायर मॉलिक्यूलर वेट का हम एस्टर अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो इसकी जो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो ड्रग है वो एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट बन जाता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट कैसे बनेगा कि वो वाली एक्टिविटी शो नहीं करेगा जो न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी होती है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देते हैं CH3 की जगह तो भी इसकी कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस CH3 की जगह यहाँ पे हायर मॉलिक्यूलर वेट लगा देते हैं तो इसकी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। राइट, तो दिस वाज द SAR ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो हर SAR के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो बेसिक स्केलेटन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर हमें उसको डिवाइड करके फिर हमें उसे एक्सप्लेन करना है कि हमने ये जो अलग अलग ड्रग्स बनाई हैं ये क्यों बनाई हैं, अगर हम ग्रुप चेंज करते हैं तो इनके ऊपर इसका क्या असर होता है। दैट इज़ ओनली द SAR। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मेडकेम इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, सिंथेसिस एंड यूजेस आप अपनी बुक से कर सकते हैं। थैंक यू।